ये हमारी जो चर्चा है ये लाइफ डिवाइन, इसका जो तीसरा पैराग्राफ है इस पे चल रही है। अस्तित्व की समस्त समस्याएं सार्थ सामंजस्य की समस्याएं हैं। वे किसी अनसुलझी विसंगति के बोध से तथा अप्राप्त तालमेल या एकता के आभास से उठती हैं। किसी अनसुलझी विसंगति के साथ संतुष्ट होकर बैठे रहना मनुष्य के व्यावहारिक और अधिक पार्श्विक भाग के लिए तो संभव है, परंतु उसके पूर्णतः जागृत मन के लिए असंभव है। और यहाँ तक कि सामान्यतः स्वयं उसके व्यावहारिक भाग भी या तो इस समस्या के प्रति दरवाजा बंद करके या फिर एक बेढंगा, कामचलाऊ और अज्ञानपूर्ण समझौता स्वीकार करके केवल एक व्यापक आवश्यकता से बचते हैं। ये जो आप प्रैक्टिकल भाग पूछ रहे थे उसका क्या एटीट्यूड है जीवन के अंदर, इससे हमको ये पर्सपेक्टिव मिलता है कि जिसको सो कॉल्ड हम साधना, एस्पिरेशन ये बातें करते हैं, जीवन अभी उस चौकटे से बाहर गया नहीं। मैं आपके साथ कुछ कोटेशंस शेयर कर देता हूं, इससे जीवन की वर्तमान स्थिति वो एक पिक्चर थोड़ी सी सामने आ जाएगी। ये मैं लाइन से, ये रेफरेंसेस आपको, ये अपना 316 नंबर पेज है जो माता जी का अपना सिलेक्शन है उसमें से। द ट्रू एटीट्यूड एंड द बूर्जुआ आइडियल। बूर्जुआ आइडियल, ये जिसको सो कॉल्ड आप प्रैक्टिकल कहते हो। हाउ मेनी टाइम्स इन लाइफ डज वन मीट पीपल हु बिकम पैसिफिस्ट्स बिकॉज दे आर अफ्रेड टू फाइट। अरे यार, हम झंझट में नहीं पड़ते, क्या फायदा हुआ इसका? मतलब उससे बहस में जाने से फायदा क्या हुआ? उसको कह देते नहीं भैया, नहीं मेरे से, हाँ हाँ मेरी गलती हो गई। आपके जितने भी सो कॉल्ड प्रैक्टिकल चीजें हैं, तो वो क्या करती है, अरे भाई इस झंझट में किस लिए? विवेकानंद जी को हेल सिस्टर्स ने कहा कि भैया ये आपको मार डालेंगे, आपको क्या जरूरी है वहां खड़े होके ये बात करनी? आप खड़े होके मंच से इस तरीके की बातें करते हो। who long for rest before they have earned it, who are satisfied with a little progress, and in their imagination and desires make it into a marvelous realization so as to justify their stopping halfway। और उसके लिए फिर जो भी दलीलें हैं वो सारी उठती ही हैं। प्रैक्टिकल भाग ये करता है, इन ऑर्डिनरी लाइफ ऑलरेडी दिस हैपन्स सो मच। इंडीड दिस इज द बुर्जुआ आइडियल which has deadened mankind and made man into what he is now। वर्तमान में जो मैन है और उसके अंदर हम कोई उसके एक्सेप्शंस नहीं है। आप अगर ये नहीं अपना पा रहे और तो यही है ये बातें, और कोई दूसरी है ही नहीं। वर्क while you are young, accumulate wealth, honor, position, be provident, have a little foresight, put something by, lay upon a capital, become an official, so that later when you are 40 you can sit down, enjoy your income, and later your pension, and as they say, enjoy a well earned rest, to sit down, to stop on the way, not to move forward, to go to sleep, to go downhill towards the grave before one's time, cease to live the purpose of life, to sit down। ये हमारी प्रैक्टिकलिटी है। और ये तो सामने एक आदर्श के रूप में आपके जितने भी ये मीडिया है वो तो सामने दे रही है। ये आप पहले ये कर लो, 30-35 के बाद के अंदर आप तो अपना आराम से बैठ के वीकेंड पे भी जाओ, ये भी करो वो भी करो। तालमेल कौन से भाग का है? आप कह रहे तालमेल, सामंजस्य, ये उठ कहां से रही है ये बातें? द मिनट वन स्टॉप्स गोइंग फॉरवर्ड वन फॉल्स बैक, द मोमेंट वन इज सेटिस्फाइड एंड नो लॉन्गर एस्पायर्स वन बिगिंस टू डाई। पर ये तो आदर्श के रूप में सामने रखा नहीं जा रहा। आपके धर्म गुरु ये बड़े बड़े बैठ के जो टीवी के ऊपर आते हैं, आपके ये जो चैनल के ऊपर रेगुलरली आ रहे हैं, वो तो यही बात कर रहे हैं। ये वर्क वाइल यू आर यंग, अरे बेटा
शादी जल्दी कर ले, एक्यूमुलेट वेल्थ, ऑनर, पोजीशन, बी प्रोविडेंट। और इसके अंदर ये तो बैठ के ये बता रहे हैं कोई भाई भाई का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, आपको उसकी हेल्प करने की क्या जरूरत थी? हैव ए लिटिल फोरसाइट, पुट समथिंग बाय, ले अपॉन ए कैपिटल, बिकम एन ऑफिशियल, कुछ बनो। द मिनट वन स्टॉप्स गोइंग फॉरवर्ड, वन फॉल्स बैक। Life is a movement, it is effort, it is a march forward, the scaling of a mountain, the climb towards new revelations, towards future realizations. Nothing is more dangerous than wanting to rest. It is in action, in effort, और रेस्ट वो रेस्ट नहीं, बस जीवन में ये मिल गया, महत्वाकांक्षाएं भी, बस इससे ज्यादा एफर्ट कौन किसको कहते हो? यूं तो सारे समय परिवार के अंदर, व्यापार के अंदर व्यक्ति एफर्ट देता ही है, भयंकर एफर्ट देता है। इनफैक्ट जो व्यक्ति शॉर्टकट की सोचता है वो जनरली शॉर्टकट से नहीं चलता, वो तो बहुत लंबा रूट तय करता है। और जिसको वो लगता है कि ये साधना, ये तो सबसे भारी काम है, वो सबसे छोटा रास्ता है एक तरीके से, पर ये हमको महसूस नहीं होता। और इससे बचने के लिए हम इतने लंबे रास्ते जो कई जीवनों तक चलते हैं, वांटिंग टू रेस्ट, फोकस नहीं करेंगे इस पे। अगर 15 मिनट आपको लिखना पड़े या कुछ भी करना पड़े, देखो, wanting to rest, it is in action, in effort, in the march forward that repose must be found, the true repose of complete trust in the divine grace, of the absence of desires, of victory over egoism. True repose comes from the widening, the universalization of the consciousness. Become as vast as the world, and you will always be at rest. In the thick of action, in the very midst of the battle, the effort, you will know the repose of infinity and eternity. ये तो खाली जो बुर्जुआ का आदर्श है, इससे ऊपर तो कोई दूसरे आपको ये धर्म वाले लोग हैं ये भी नहीं बता रहे। जो आप कह रहे थे प्रैक्टिकल क्या है, दूसरे श्री अरविंद ने इसके विषय में क्या कहा है, आप ये समझो। व्यावहारिक व्यक्ति जो होता है उसका दृष्टिकोण क्या है, जिसको आप प्रैक्टिकल कहते हो, व्यावहारिक मनुष्य का दृष्टिकोण। ये श्री अरविंद का जो पहला वॉल्यूम हिंदी में आ चुका है, उसका पेज है 186। इसमें बारीकी से जीवन पे दृष्टिपात करने का मौका मिलता है इन चीजों से, जिससे हम इस समस्या को, मैं इतना लंबा इसलिए खींच रहा हूं, ये समस्या को डीपली हम समझ जाएं। मेरे को नहीं लगता है कि ये इंप्रेस अपॉन कर पा रही है इनफ, क्योंकि दृष्टिकोण तो यही है ना हमारा। व्यावहारिक व्यक्ति त्रुटि से बचने के लिए यत किंचित भी सोचने से इनकार कर देता है। मतलब जो दूसरे कर रहे हैं बस वैसे ही कर लो, तो आप सेफ ग्राउंड के ऊपर हो। त्रुटि, एरर में नहीं पड़ जाऊं मैं, इसलिए मैं बिल्कुल सोचता ही नहीं। तो किसी और की पढ़ ली, जहां सुविधा है वहां मां ये भी कह रही है, श्री अरविंद ये भी कह रहे हैं। ये प्रैक्टिकल आदमी है, जिसको आप कहते हो प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल है। इसके फील्ड के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको बुला लो, अपने दिमाग मत लगाना, इसमें गलती हो जाएगी। अपने ये करो, ये सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी, इस तरीके से व्यवहार होता है, इस तरीके से जीवन में। अब ये सेंटेंस ही समझना इसको तो बहुत मुश्किल है। व्यावहारिक व्यक्ति त्रुटि से बचने के लिए यत किंचित भी सोचने से इनकार कर देता है। उसका तरीका कम से कम सही तो नहीं हो सकता। यह उन व्यावहारिक उपयोगों के लिए भी सही नहीं है जिन्हें वह अन्य उपयोगों से भी विशेष रूप से पसंद करता है। प्रैक्टिकल पर्पजेज, घर कैसे चलाऊं, व्यापार कैसे चलाऊं, मकान कैसे बनाऊं, जीवन को अपने को कैसे मैं कंडक्ट करूं, ये जो आप जिसको व्यावहारिक उपयोग कहते हो, उसमें भी विश्व ने ये दिखा दिया कि जिन मानकों के ऊपर वो चल रहा है, चिकित्सा के अंदर, शिक्षा के अंदर, व्यापार के अंदर, अर्थनीति, राजनीति, ये नीति, वो नीति, उन सब में सब टोटल क्रम्बल कर चुका है। कोई भी ढांचा चल नहीं रहा, छिन्न भिन्न हो चुका है। ये तो कोई डीपर चीज है जिसने एक एहसास दे रखा है, नहीं तो सारे निगल जाएं एक दूसरे को। ये जितने
आपके स्पेशलिस्ट्स हैं, चाहे किसी भी फील्ड के हों, ये तो अपने को जो अभिभूत हो रहे हैं, हम उनसे मेस्मराइज्ड हो रहे हैं, उनके कारण तो नहीं चल रही ये बातें। क्योंकि एक जना एक पद्धति के ऊपर उसको पुरस्कार मिलता है, दूसरा उसका खंडन करके पुरस्कार पाता है। उस पद्धति से तो नहीं हो सकता। ये कोई दूसरी चीज है जो चला रही है। तुम उसे ठोकर खाकर किसी गड्ढे में गिरते देखते हो, क्योंकि वह प्रकाश के सहारे चलने से इनकार करता है। व्यावहारिक व्यक्ति, अब श्री अरविंद का है ये। हम नहीं है इसमें, ये नहीं, हम कहाँ हैं इसमें, ये देखो। और फिर प्रतिकूल परिस्थितियों या अपने बुरे भाग्य पर आरोप लगाता है, या चिल्लाते, कोहनी मारते, ठोकर खाते, गिरते पड़ते, ठोकर खाते हुए एक अंतिम सफलता में खुद को पहुंचाता है। यही करते हो आप जीवन में। आप बड़े हो गए, आप पैदा हुए, फिर बाद में ये आपको कुछ चीजें मिली, इधर से होते 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 कैसे भी उसमें चिल्लाते हुए, कोहनी मारते हुए, ठोकर खाते हुए आप बहुत गणमान्य परिवार में हो गए, तो स्थान बनाना और आपके लिए ऊपर मोरल जिम्मेदारी बन गई। दूसरे वाले में बाहरी समस्याएं हैं, वो तो वैसी की वैसी हैं। तो कैसे भी करके वो ठोकर खाते हुए, कोहनी मारते हुए, गिरते पड़ते हुए अंतिम सफलता में खुद को पहुंचाता है और अंत में संतुष्ट होकर मर जाता है। अपने पीछे इतिहास में एक नाम और भावी पीढ़ियों के लिए एक मिथ्यात्व, बुराई और पीड़ा की विरासत छोड़कर। पीछे क्या छोड़ के जाओगे आप अपने पीछे? मिथ्यात्व, बुराई और पीड़ा की विरासत छोड़ के जाओगे, क्योंकि भागवत कार्य के लिए तो आपने अपने आप को दिया नहीं। हिम्मत ही नहीं है। कोई कहे उसको काटने को दौड़ता है व्यक्ति। व्यावहारिक मनुष्य का तरीका सबसे छोटा और सबसे आसान है, पर सबसे कम प्रशंसनीय है। ये आपका फिजिकल का तरीका, और उसके अंदर प्राण अगर थोड़ा सा प्रवेश करे तो ये है प्राण भी लोअर। ये आपका व्यावहारिक व्यक्ति है। अच्छा, दूसरे व्यावहारिक व्यक्ति किस तरह आप कह रहे व्यावहारिक? एक और इसमें देख लो। जीवन में हम कैसे काम करते हैं, कैसे होना चाहिए। आदर्शों के बिना कार्य एक मिथ्या सिद्धांत है। इन दिनों हमें बहुत से लोगों द्वारा सलाह दी जाती है कि आदर्शों को लेकर न झगड़ें, अपितु अपने निकटतम पड़े काम में लग जाएं। यार ये कर लो बस। हमें विश्वास और आशा की बात नहीं करनी चाहिए, या आदर्श लोक की कल्पनाओं में रमण नहीं करना चाहिए, अपितु निकटतम कार्य क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ना चाहिए। गौ सेवा कर लो, नारी उत्थान कर लो। हाथ में पड़ा है ना काम आपके, आपके नजदीक कोई पार्क है, उसके अंदर ये कुछ ऐसा काम करो। 4 जनों को बिठाओ, वृद्ध आश्रम खोल लो, बुढ़े लोग आपकी एरिया में, उन पे काम शुरू कर दो। किसी हॉस्पिटल में जाके सुबह चाय बांट के आओ। ये करो, ये कर लो यार। मानव जाति की ये करना और करना, श्री अरविंद के आदर्श तो नजदीक ही नहीं आते इनके। श्री अरविंद ने जितनी सारी चीजें कही, न तो कोई ऑल्ट्रुइज्म के नजदीक आती, किसी भी आपके ये जो निकटतम क्षेत्र है, उनके जो जितने ड्रीम थे वो तो, उनको तो एक एक युग बाद के थे। कब उन्होंने वो बातें कही? आज उनको 125 150 साल होने आए, पर अभी भी मनुष्य जाति उनको समझने के लिए तैयार नहीं है। कितने इम्प्रैक्टिकल आदमी थे यूं तो। कोई कोई वहां कुछ आउटलेट खोल देते, किसी गरीबों की सेवा, किसी नारी उत्थान, किसी की ये, किसी की ये, किसी की ये। लाखों कड़ी मशक्कत करने वालों में से एक बन जाना चाहिए, उनकी स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए, और मानव कष्टों को कम करने के काम में खुद को लगाना चाहिए। पुराने गांव तो मानो उजड़ेपन और दुर्गति की कितनी सारी तस्वीरें हैं यार, उनको गोद ले लो एक एक को। वे तो मलेरिया के पनपने के अड्डे हैं, हमारी महानता की कब्रें हैं। इसलिए उनके पास जाओ और हमारे रक्षक फरिश्ते को उसकी प्राचीन गद्दी पर पुनः स्थापित करने का प्रयास करो। आप भी यदि सभा में बैठेंगे तो इसी तरीके की बातें करेंगे। अगर और कोई आपके पेट साफ होने की वो न करें तो जनरली वो ही बातें। या आजकल व्यापार में क्या चल रहा है, तूने क्या शेयर खरीदे, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, उसमें। मतलब कुछ नहीं है। आप अभी माँ का सत्र करके आए हो, तुरंत ऊपर आए, खाने की प्लेट मिली, 4 जने बैठ के वही बकवास कर रहे हैं। ये हमारी स्थिति है। और फिर पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमने तो माँ का सत्र किया था। तो वो तो वहीं छोड़ आया यार, उस चेयर से उठा ही नहीं वो सत्र तो।
या फिर हमें मिलें खड़ी करनी चाहिए, लघु उद्योग आरंभ करने चाहिए, जनता को शिक्षा देनी चाहिए, परोपकार के कार्य करने चाहिए, और जब तक ये नहीं हो जाता तब तक स्वतंत्र और अखंड भारत की बात नहीं करनी चाहिए। ये जो सो कॉल्ड आप कह रहे हो प्रैक्टिकल आदमी, वो इसकी ओर क्या है, वो तो दरवाजा ही बंद कर देता है। हम में से अब ये देखो, तो आपको ये सेंस आए कि इसकी जो सो कॉल्ड प्रैक्टिकल है, एक नहीं बचता। जो ये लाइफ डिवाइन के व्याख्यान करें वो तो बच गए क्या इस बात से? जिनको कर रहे हैं उनकी तो विचारों की बात क्या, जो कर रहा है वो जो किताबें लिख रहा है इसके ऊपर, ये तो केवल अंतरात्मा में निवास करोगे तो इसकी जड़ कट सकती है, नहीं तो ये तो वैसा का वैसा बना हुआ है, रूप थोड़ा सूक्ष्म हो जाएगा, जड़ नहीं कटेगी। जड़ तो माँ ही काट सकती है इसकी। तो इसलिए मिले खड़ी करनी चाहिए, लघु उद्योग आरंभ करने चाहिए, जनता को शिक्षा देनी चाहिए, परोपकार के कार्य, और आश्रम भी चलाना है तो यार ये आउटलेट खोल दो। सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम तो होना ही चाहिए। जब तक पूर्व की तैयारी का काम ही अभी तक शुरू नहीं हुआ, तो ऊपर की शानदार संरचना की बात करके ठोस और मूलभूत काम के मार्ग में मुश्किलें क्यों पैदा की जाएं? यार आप भ्रमित मत करो। आप छोटे छोटे ये उद्योग खोलो, आंवले का मुरब्बा बनाओ, गोबर की अगरबत्तियां बनाओ, या ये ललठे बनाओ, आजकल ये चीजें बड़ी प्रचलन में है। आपके यहाँ ये चीजें, सिल्क की साड़ियां बनाओ, आउटलेट करो, ये बेचो, पुस्तकें छापो, ये बेचो, ये काम करो, ये बेचो। आपके पास इतने इतने हैं, अच्छे अच्छे रिट्रीट बनाओ, इतनी बड़ी बिसाऊ में जमीन है, कुछ इस तरीके के कोटेजेस बना लो, उसमें आएंगे लोग, रहेंगे, पैसा देंगे, आपका काम भी सेल्फ सस्टेनिंग। अभी तो वर्तमान के अंदर जो सिस्टम है उसको रोज रन करने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहां से लेके आओगे? ठीक ही बात है, चारों तरफ का वातावरण है वो तो निगलने की कोशिश है। तुमने अभी तक हल हाथ में लिया नहीं, तो होने वाली उपज के विषय में क्यों लड़ना? और देश के लिए कुछ भला कर सके ऐसे बीज बोने से पहले आपस में वैमनस्य के बीज क्यों बो? आज के जोशीले राष्ट्रवाद को ऐसे भीरू तथ्यात्मक कथनों और सतर्क सुख सुविधाओं के द्वारा दबाने का प्रयास किया जाता है। ये उस समय राष्ट्रवाद की बात थी तो कुछ लोग ऐसे कह रहे यार तुम लघु उद्योग कुटीर उद्योग इनकी बातें करो, औरतों को कुछ जो मिले अपने खुद के पांव पे, तो हाँ वो भील जाति के अंदर हैं। अब वो क्या करते हैं कि जितने बांस कट जाते हैं उससे नीचे जो जो नीचे बस जाता है वो सारा इकट्ठा करके अब उसकी अगरबत्ती की कांटियां बनाते हैं, और उससे उन्होंने ये शुरू कर दिया। इस व्यक्ति ने, जो आपको ये पीस वाले मिलते हैं और मिलते हैं जिनको नोबल, कि इसने वहां की 50,000 महिलाओं को, 20,000 महिलाओं को, ये को वो को, ओहो इसने खूब काम किया, ये किया वो किया। अल्टीमेटली वो दुनिया में कुछ नहीं करते, वास्तव में वो कुछ भी नहीं किया, ये अभी पता चल जाएगा श्री अरविंद, ये श्री अरविंद की बात है। हम किस से मैस्मराइज हैं, तो इसलिए ये समस्या जो श्री अरविंद पोज कर रहे हैं इस तक हम कभी आ ही नहीं सकते। ये न समझो कि हम कोई दिव्य जीवन की अभीप्सा, ये वो, ये वहम में ना आ जाओ। तो मैं आपके लिए दो चार ये चीजें दे देता हूं हम कहाँ हैं। तो एक तो आइडियल ऑफ बुर्जुआ, वो तो थ्रू एंड थ्रू उसके ऊपर तो अपने आप में चर्चा करनी चाहिए। फिर ये, जिनके सहारे हमें सलाह देने वाले लोग अपने जीवन के शांतिपूर्वक चलते क्रम को उचित ठहराते हैं। अरे यार ये अच्छा परिवार है, दोनों पति पत्नी दोनों साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, ये तो यार अल्टीमेटली कोई ज्यादा बढ़िया रहा नहीं। मैंने हायर परसूट की मन में रखी, और सारे घर वाले परेशान, मैं खुद परेशान। देखो इनके परिवार में ठीक ठीक चल रहा है ना, सारा काम बढ़िया से चल रहा है। तो सही कौन सा है? बस हम ठीक ठीक, हमारा जो ये चूचू का मुरब्बा है वो ठीक चल रहा है, वो सही है जीवन, मतलब वही बुर्जुआ का आदर्श इसके अंदर। वो उचित ठहराते हैं आपको कि मेरा शांतिपूर्वक चल रहा है यार, दो दो समय की दाल रोटी मिल रही है, खूब ठाकुर जी ने मौज कर रखी है, मतलब वो बिल्कुल नीरा पशु है जो ये बोल रहा है, एकदम पशु है वो। और दो टाइम का, और ऐसे लोग इतना विनम्र हो के आजकल ये फैशन में आ गया, झुक के नमस्कार, राम राम जी, ओ हो बस मेरे तो ठाकुर जी। तो दूसरे को नाम से भी नहीं, भगवान आप मिले, अरे राम आप मिले, ये प्रचलन में। थोड़ा बहुत और जेब उनकी साथ देगी तो कुछ आयोजन कर लेंगे भागवत भागवत का। हम में से भी कुछ हैं, उनको वो बड़ा पसंद है, वो यही है।
वे चाहते हैं हम अपनी सीमाओं, अपने वातावरण को पहचानें और देश को इतने भारी पंखों के सहारे आसमान की ओर उड़ान भरने को नया आकर्षित करें। तो इसलिए इसमें जो सो कॉल्ड आपके आध्यात्मिक लोग हैं, वो भी ये कह देंगे कि प्लस माइनस 10% हो सकता है। प्रकृति ने जो दे दिया यार, क्यों जबरदस्ती? आध्यात्मिकता मतलब 10-5% इधर उधर, उसके थोड़ा स्वेटर थोड़ी रंगीन पहना दो, लाल रंग पहना दो, थोड़ा सा ये कर दो, इतना आध्यात्मिकता है, इससे ज्यादा नहीं है। कहां ये आप श्री अरविंद का गिर जाएगा व्यक्ति तो, ये तो सीधी चट्टान है। कहां ये आप लेके आदर्श को भारी पंखों के सारे आसमान की ओर उड़ान भरने को न आकर्षित करें। यह कहा जाता है कि सामान्य ज्ञान हमारा मार्गदर्शन होना चाहिए, न कि कल्पना। कॉमन सेंस रखो यार। हम्म बच्चे के पास ये होगा नहीं, आगे जिस तरीके का समय डिग्री नहीं होगी, अरे कम से कम उसको अपने आप को कंडक्ट करना आना चाहिए। ये बेसिक ये चीजें तो सीख जाए वो समय से। ये सब तो ठीक है, और उस कार्य की आवश्यकता को नकारने वाले हम अंतिम लोग होंगे। श्री अरविंद कह रहे हैं ठीक है ये बात, और हम इसकी आवश्यकता को ही नकार नहीं रहे, वो तो मूर्खता होगी जिस पर इतना अधिक बल दिया गया है। परंतु आदर्श के बिना कार्य कुछ भी नहीं है, और अपने प्रेरक बल से विच्छिन्न होकर वह निष्फल होगा। कौन सा सामान्य ज्ञान है? कॉमन सेंस है क्या? सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी है क्या? पहले तो ये किसके लिए? सही रास्ते पर चलना, या उससे इसलिए बचना क्योंकि उसका स्वभाव कांटेदार है? कौन सा प्रैक्टिकल है इसमें? सही मार्ग पे चलूंगा, जो होगा सो देखी जाएगी, या ये सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी की उससे बचना क्योंकि उस मार्ग का स्वभाव, नेचर कांटेदार है? कौन सा सामान्य ज्ञान है? अपने आप को गुमराह करना या सच बोलना और जो सही है वह करना? आप एस्पिरेशन वगैरह की बात छोड़ो, पहले यह टटोलो। एक राष्ट्र का उत्थान कुछ कूटनीति कुशल राजनेताओं द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता। ये अच्छा पॉलिटिशियन है, ये अच्छा ये कूटनीतिज्ञ है, ये वाला नीतिज्ञ है। सेवा का भाव, काम करने का भाव, कष्ट उठाने का भाव जगाना होगा। कितनी स्पष्ट बात है ये। इसलिए इस समस्या को तो सबसे पहले आपका जो प्रैक्टिकल व्यक्ति है, अब हम बचे या नहीं बचे देख लो इसमें से। हमारी सारी एस्पिरेशन सारी ये, इसका जवाब ये है, आप क्यों नहीं कदम उठा पा रहे? इसलिए नहीं उठा पा रहे। अपने सामान्य उपयोगितावादी जीवन के क्रम में मनुष्य स्वयं अपने आप के सिवा अन्य किसी की सेवा करने की चाह महसूस नहीं करते। भूल जाओ ये बातें। औसत मनुष्य को तो उसके दैनिक कार्य ही खूब व्यस्त रखते हैं, इसलिए मैंने इसी पे समस्या पे ही अटका लिया था। किसी को कोई मतलब नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि समस्याएं है ही नहीं, किसकी बात कर रहे हो आप? समस्याएं आप तो पूछो है क्या समस्याएं? समस्याएं तो जीवन अपनाओगे साधना का तो होगी। जिसको आप कह रहे हो उसको तो रिकॉर्ड पे लाके वो व्यक्ति मर गया आत्महत्या करके कि मेरे साथ ये घटा, ये देख लो। और ये कोई एक जने की बात नहीं है, सबकी बात है। तो आप कह रहे हो समस्या, वो समस्या है ही नहीं। जीवन में उसकी स्वयं की आशा प्रत्याशाएं ही सामान्यतः उसका एकमात्र सरोकार होती हैं। वह उसकी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की जड़ता के द्वारा ठेला जाता है, और यदि उससे अन्य किसी प्रकार के कार्य की अपेक्षा रखी जाती है तो आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उस पर एक भिन्न प्रकार की और अधिक तीव्र शक्ति को निरंतर प्रयुक्त करने की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत आवश्यकताएं जो है वो जड़ता के द्वारा ठेला जाता है, उसको धक्का दिया जाता है। ये समस्या है। या फिर दूसरे शब्दों में, हमें निरंतर उसकी श्रेष्ठतर प्रकृति को संबोधित करना, हमें उसमें जो आध्यात्मिक है उसे जागृत करना होगा, हमें उसके नैतिक उत्साह का आह्वान करना होगा। हो सकता है ये चीजें मानव प्रकृति का दैनिक भोजन न हो सकता है, और इसीलिए इसी के अंदर आध्यात्मिकता हो जाती है। लगभग टोटल आध्यात्मिकता बस यही इसी में, ये जो ठेलती है आपके पीछे जड़ता, उसी को आप आध्यात्मिकता कहते हो। रंग तो भरने ही पड़ेंगे भाई। आपको इतनी खारी गोली है, कैप्सूल बनाना पड़ेगा उसका, या कहेंगे यार इसको ऐसे करो, लेने का ये तरीका है। तो ये चीजें मानव प्रकृति का दैनिक भोजन न हो सकता है ये हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक न हो सकता है सामान्य स्वार्थ में धंधों में इनकी उपयोगिता न हो।
परंतु हमारे सामाजिक या राजनीतिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ये अत्यावश्यक हैं। क्या? आदर्श। और आदर्श मतलब उसी की हम खोज कर रहे हैं। सच्चा आदर्श मनुष्य जाति के लिए क्या हो सकता है? बुद्ध ने केवल पवित्र जीवन का उपदेश किया और जिया, ईसा ने केवल पवित्र जीवन का उपदेश किया और जिया, शंकर ने केवल पवित्र जीवन का उपदेश किया और जिया। इनमें से प्रत्येक ने जगत के इतिहास में एक शक्तिशाली क्रांति उत्पन्न की। प्रेरणा ही सच्चा कार्य है। नहीं, कौन बुद्ध को पूछता अगर वो उसी सेटअप के अंदर अपने आप को सड़ा के मर जाता? तो कौन ईसा को पूछता? प्रेरणा ही सच्चा कार्य है। एक सचमुच प्रेरक शब्द बोला जाए और वह सूखी हड्डियों में प्राण फूंक देगा। कौन विवेकानंद को पूछता है यदि वही अपनी बहन के पीछे, अपनी मां के पीछे, अपने खुद के प्रोफेशन के पीछे? ये बात हमको अच्छी नहीं लगती। एक प्रेरक जीवन जिया जाए और वह हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उत्पन्न कर देगा। यह है प्रैक्टिकल। इंग्लैंड अपनी प्रेरणा शेक्सपियर और मिल्टन, मिल और बेकन, नेल्सन और वेलिंगटन के नामों से ग्रहण करता है। वह रोगी कक्षों का दौरा नहीं करते थे। ये नहीं कि ये साहब ये फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, ये वे बस्तियों में जाकर परोपकार के काम नहीं करते थे। वे मैनचेस्टर में सूत कताई का काम नहीं करते थे। तो आप सोचते हो मैं ये अपना व्यापार करता हूं और आश्रम को सस्टेन करूंगा? अरे छोड़ना यार ये बातें। या मैं ये करता हूं तो इससे ये हो जाएगा। तुम में साहस ही नहीं है, अपनी लोअर बीइंग के प्रति हल्ला बोल करने की साहस नहीं है, तो ये व्यक्ति है ही नहीं। मैं केवल ये दिखा रहा हूं, जो व्यावहारिक व्यक्ति है उसके सामने ये एस्पिरेशन दी जाए तो वो एक नकार देता है इसको सिरे से। अब वो कैसे करता है वो देखो। वे शेफील्ड में चाकू छुरी आदि का उत्पादन नहीं करते थे, परंतु उन्हीं के नामों ने इंग्लैंड में राष्ट्रीयता को संभव बनाया है। और अभी आपके मानक कौन है? टाटा, बिड़ला, ये वो। और ये है नहीं, ये जो निम्न प्रकृति है वही वही आप कह रहे हो ये हैं, बाकी तो है नहीं वास्तव में। उन्होंने कार्य और उद्यम को उसका उद्देश्य और बनाए रखने वाली शक्ति प्रदान की है। इंग्लैंड व्यावसायिक रूप से महान है क्योंकि एडम स्मिथ ने उसे मुक्त व्यापार का रहस्य प्रदान किया। इंग्लैंड राजनीतिक रूप से महान है क्योंकि उसके राष्ट्रीय आदर्श साहसिक और उच्च रहे हैं, न कि उसके पादरियों के इलाकों के कार्यों और नगरपालिकाओं के कारण। वह कोई मूर्ख या फिर काल्पनिक आदर्शवादी नहीं था जो अपने देश का विधि निर्माता बनने की बजाय राष्ट्र के लिए गीतों का निर्माता बनना चाहता था। वुल्फ ने अपनी मृत्युशैया पर ग्रे की एलेजी का पाठ कराया और कहा कि क्यूबेक का विजेता होने की बजाय वह इन पंक्तियों का रचयिता होना अधिक पसंद करेगा। वुल्फ क्यूबेक का विजेता रहा, पर उसने अपनी मृत्युशैया पर जब वो डेथ बेड पे था तो ग्रे की एलेजी जो है उसमें रही होगी कोई इंस्पायरिंग चीज। तो ये कहा कि क्यूबेक का विजेता होने की बजाय वो इन पंक्ति को रचने वाला होता तो बेटर रहता। ये महान उद्यमियों और वीर पुरुषों के उद्गार हैं। उन्होंने विचार और आदर्श प्रदाताओं को अधिकतम श्रेय दिया है क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने जीवन में महसूस किया है कि कर्म की प्रेरणा कहां से आती है। आदर्शों से रहित कार्य एक मिथ्या सिद्धांत है। तो यहां जो श्री अरविंद पूछ रहे हैं, प्रैक्टिकल किसके लिए? क्या प्रैक्टिकल? यही तो कह रहे हैं कि किसको कहें प्रैक्टिकल, जो पहले आया था। तो ये मैंने आपको कुछ दिए एक सेंस देने के लिए। यहां हमारी लाइन है लाइफ डिवाइन की, किसी अनसुलझी विसंगति के साथ संतुष्ट होकर बैठे रहना मनुष्य के व्यावहारिक और अधिक पाशविक भाग के लिए तो संभव है। तो सारे ही आ गए इसमें, इसमें सब टोटल आ गए। अब विसंगति क्या है इसमें? अब एक्चुअल विसंगति के अंदर आए। विसंगति इसके अंदर शरीर उसकी प्रकृति, प्राण उसकी बिल्कुल अलग प्रकृति, और मन। शरीर फंडामेंटली तामसिक। कल अपन ने ये बात करी थी, अगर शरीर प्रधान हो, आप अभीप्सा कैरी कर रहे हो, पर यदि शरीर प्रधान हो तो क्या करेगा वो? अगर वाइटल में एंटर करता है शरीर तो क्या करेगा? माइंड में एंटर करता है तो क्या करेगा? वाइटल एंटर करती है तो क्या करेगी?
भारतीय संस्कृति ने क्या किया, मैं थोड़ा सा आपको ये फ्रेमवर्क और दे देता हूं। ये हमने आर्य शिक्षा पद्धति में ब्रह्मचर्य के अनुशासन के अंदर इन भागों को कैसे टेम किया गया, यही सबसे बड़ी समस्या है। आज अगर इस समस्या को आप शिक्षा में नहीं समझते, मानव प्रकृति के ऊपर कोई भी आप अनुशासन या अच्छी चीज की ओर मोड़ नहीं सकते। इनफैक्ट अभी तो उसको आप भड़का रहे हो। लोअर जो भाग हैं मानव के, उनको भड़काया जा रहा है और भड़काने के कारण एनर्जी नहीं मिल रही। ब्रह्मचर्य के द्वारा ही एनर्जी मिल सकती है। तो ये क्या कह रहे हैं, मानव प्रकृति का गठन, ये अपनी सनातन धर्म वाली पुस्तक है। ये क्या क्या करता है हमारे अंदर, ये भाग, ये थोड़ा समझो। और इनके बीच में तालमेल एक बहुत मोटी समस्या है। ये भारतीय संस्कृति ने इस तरीके से इसको हैंडल किया। मैं पहले तो आपके सामने समस्या को एकदम विविड करना चाह रहा हूं। मानव प्रकृति का गठन प्रकृति के 3 तत्वों सत्व, रजस और तमस, शरीर, प्राण, मन से होता है। ये वैश्विक क्रिया के व्यापक बोधग्राही। सत्व क्या है? बोधग्राही, परसेप्शन आपको जगत का। ये परसेप्शन में माइंड के कार्य के अंदर, मतलब सत्व क्या करता है, व्यापक बोधग्राही। अभी व्यापक है नहीं, परसेप्शन है भी नहीं, पर्सपेक्टिव नहीं है जगत का। अभी समस्या यही है। न्यूज़पेपर आपके पास सब हैं, आपके पास सारी टेक्नोलॉजी है। जहां बम फटता है उसके अंदर कक्ष में बाद में पता चलता है दूसरों को। जैसे दिल्ली में बम फटा था कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर तो पता नहीं उनको लगा यार क्या आवाज आई, पर वो अपने काम में रहे और दूसरों को पता चल गया। और सब जगह ये हुआ, जो अंदर बैठे थे उनको भी ये सोशल साइट्स के माध्यम से पता चला, अरे यार ये तो अपनी कोर्ट के बाहर हुआ है। इंफॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं है, इंफॉर्मेशन सारों के पास है, रखें कहां, रिसोर्सेज सारों के पास है, क्या करें इनका। सत्व जो है, मतलब माइंड आपकी ये सीट इस चीज की है, पर ये माइंड नहीं बोलना चाहिए, इसको बुद्धि। बुद्धि के लेयर्स हैं, हायर फैकल्टीज भी हैं इसमें। तो व्यापक बोधग्राही आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव देता है चीजों का, ये है नहीं वर्तमान में। तो ये है सत्व। रजस क्या है? क्रियाशील, मतलब डायनेमिक, और निष्क्रिय तत्व। ये तो क्रियाशील, रजस है क्रियाशील, सत्व है व्यापक बोधग्राही, और तमस है निष्क्रिय। तो इन तीनों के तालमेल की समस्या है प्रकृति के अंदर। शरीर जड़ है, ये डायनेमिक है, वो कॉम्प्रिहेंसिवली जो पर्सपेक्टिव रखने वाला है, सात्विक है। इन तीनों का तालमेल प्रकृति कैसे बिठाए, हमारे सामने भी ये समस्या है। अच्छा, अब इसके अंदर हायर फैकल्टी बुद्धि की आ जाए। इसीलिए मैंने कहा कि अपनी मैनिफेस्टो है उसमें आप खोल के देखो कि आपके कौन कौन से कितने कितने भाग हैं। लगभग तो हम चित्त से डिटरमिन होते हैं। इसलिए वो जो कोटेशन है जो रविकांत जी का, बिल्कुल ठीक है। वो सारी मनुष्य जाति लगभग उसी के अंदर आ जाती है, इसलिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम सारे के सारे चित्त से डिटरमिन होते हैं। आपकी सो कॉल्ड आध्यात्मिकता को भी वो निगल जाता है चित्त, बस। सारा प्रयास आपका ये है कि इस चित्त के डिटर्मिनेशन। तो पतंजलि क्या कहते हैं, चित्त वृत्ति निरोध योग। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है, बस। उन्होंने तो केवल वहीं तक योग को डिफाइन करके पतंजलि ने छोड़ दिया। ये मैं कह रहा हूं, ये तालमेल की समस्या। ये तो आपके टॉप मोस्ट जो आपको अष्टांग योग वगैरह दे रहे हैं वो कह रहे हैं। तो आपको ये दूसरे पंथ, दूसरे संप्रदाय, अरे मैं कह रहा हूं आपका अष्टांग योग के जो प्रणेता है वही नहीं कह रहे, वो तो कह रहे चित्त वृत्ति निरोध योग। तो इसलिए ये क्या है, जो अपने सहस्त्रविध पहलुओं में से एक में ज्ञान, आवेग और अज्ञान के रूप में प्रकट होते हैं। अच्छा, अब सत्व रज तम, माइंड, वाइटल, फिजिकल। एक की एक्टिविटी है बोधग्राही, दूसरा है क्रिया डायनेमिक, तीसरा है निष्क्रिय। तो अगर आप फिजिकल हो ज्यादा प्रोमिनेंट, तो आपकी एस्पिरेशन में कैसे प्रवेश कर जाएगा, डायनेमिक हो कैसे प्रवेश कर जाएगा। ये वाली चीज तो इंद्र की कृपा से आती है, ये है नहीं, इसलिए ये कर जाता है, ये तो संभावना कम है।
यही वाले करते हैं। फिर ये क्या कहते हैं, अपने सहस्रविध पहलुओं में, मतलब सत्व रज और तम के हजारों और पहलू हैं, उनमें से एक में ज्ञान, भगवान की अनंत कलाएं हैं, उनमें ये एक एक क्या है, ज्ञान आपका सत्व, आवेग रजस, अज्ञान। अब शरीर का फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही यही है, शरीर, जहां तक शरीर की बात है, ये प्रवेश करेगा तो क्या करेगा, तालमेल की समस्या तो सीधी सीधी बनी गई। अभी का समाज केवल इसके ऊपर, अगर तमस के ऊपर या आपके शरीर के ऊपर लदा हुआ है, तो मतलब ये प्रकृति खाली अज्ञान के ऊपर बात कर रही है, और उसमें आवेग, वो उसको और अंधा बना देता है। मतलब आपके, एक तो है ये इंटेंसिटी थ्रोटल गाड़ी का, और ये स्वयं जो गाड़ी है, चालक है नहीं, चालक आपके आवेग है, ये कहां लेके जाएगा। चलाने वाला जो है बेचारे को पकड़ना नहीं आ रहा, उसको दिशा का पता नहीं, दिशा भ्रमित है। गाड़ी आपको ऐसी दे दी, बहुत तेजी से आपने उसके अंदर स्पीड दी है उसको, क्या होगा उसका, वही हो रहा है हमारी संस्कृति का। तमस सहज संरचनात्मक शारीरिक मानसिक नीरसता या निष्क्रियता है। इसलिए इसमें प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, जो तमस को हमारी संस्कृति क्या करती थी, तामसिक राजसिक और सात्विक भोजन ये है, व्यवहार ये है, आदतें ये हैं, हर चीज को इन चीजों में श्रेणियों में बांटती थी। और आप तमस का निवारण करो, इसका नियमन करो एकदम, तो ये प्रैक्टिकल बातें हैं। यदि आप जीभ का लेते हो, आप रसना का लेते हो, आप टच मेरी पत्नी का, बच्चे का, ये का सुखद, मेरे को ये मेरा, वो वाइटल, ये सारे यदि करते हो, तो आपके अंदर ये व्यापक बोधग्राही नहीं होगी, सत्व भी नहीं होगा। एस्पिरेशन की बात बहुत दूर है, सत्व से ऊपर जाओ तो निस्त्रैगुण्य, आप मां के होगे तब निस्त्रैगुण्य। तमस क्या करता है, सहज संरचनात्मक, ये बाई कॉन्स्टिट्यूशन है ये, महात्मा जी भी इसी के बने हैं, तो एक तामसिक व्यक्ति घोर पशु है, वो भी इसी का बना है। शरीर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ही यही है। तो ये क्या करता है, नीरसता या निष्क्रियता है, जो अंतस्थित ज्ञान को धूमिल कर देता है। तो इसका अगर एंट्री हो जाएगी, तो ये ज्ञान को धूमिल कर देगा। तो अभी तो इसको तो बढ़ा रहे हैं, पर अभी सारी चीज भोजन में, अरे ये डालो ना यार, वहां अपने आश्रम में भी, अब पहले जब माँ के समय जो भोजन बनता था और आज जो भोजन बनता है, उनसे पूछो, करे भाई ये तो बहुत, कॉर्नर हाउस के अंदर जाओ तो एक दिन तो वहां 1 या 2 दिन कर दिए होंगे, वहां डस्टबिन हड्डियों से भर जाते हैं। इसलिए जो जो रूप है वो धीरे धीरे आपके ये माइंड में एंटर करना शुरू कर देगा। भुजिया बिना तो मेरे तो नहीं चलता, मैं तो बस एक ही बाइट ली थी मैंने, बस ये किया था, और उसको आप इनोसेंटली, बस ये तो इनोसेंट एक्टिविटी है, अरे यार क्या कर रहे हो तुम। अगर ये लगाम वाह, और लगाम लगाएगा कौन, क्लैरिटी है नहीं, इसलिए जीवन में होता नहीं, इसलिए नाम लेना पड़ता है माँ का, होता नहीं नाम भी। बैनर छापने वाले लोगों से पूछो, बैनर छापने में क्या जोर आता है, दवाई पे कितनी भी आप कुछ भी एमआरपी छाप दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, या कुछ भी छाप दो, छापने की मशीन होने के बाद क्या दिक्कत है। छापने की मशीन हो तो नोट छोटा ही क्यों छापे, व्यक्ति ऊंचे से ऊंचा छापे। तो इसलिए सुप्रामेंटल एजुकेशन सेंटर, इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर, डिवाइन लाइफ एजुकेशन सेंटर, ये सेंटर वो सेंटर, कितने सुंदर सुंदर नाम, तख्तियां, स्लोगन्स। पर शरीर क्या है, और आप किसी भी आयोजन के अंदर देख लीजिए, केवल ध्यान इसी के ऊपर रहता है। अभी आपने लाइफ डिवाइन का सत्र किया, और करते ही ध्यान इसके ऊपर है, केवल इसी के ऊपर है। मैं तो सारे दिन कुछ खाता ही नहीं, मैंने तो ये कट डाउन कर, बस यार मैंने तो ये चखाई तो था, बस मैंने तो यही तो किया था, बस मैंने थोड़ा सा यही, कभी नहीं। इतनी सी भी एक्टिविटी है आपकी, वो गिरा देगी। इसलिए 4 ऑस्टेरिटीज 4 लिबरेशंस कसना पड़ेगा, अगर वास्तव में मार्ग तय करना चाहते हो तो। ये हम लोगों से बात करी जा सकती है। तमस क्या करेगा, अगर शरीर प्रधान होगा तो, नीरसता या निष्क्रिय, जो अंतस्थित ज्ञान को धूमिल कर देता है, अज्ञान, मानसिक जड़ता,
इसलिए आप कितना लंबा समय लगता है आपको उस विचार पे, कितना लंबा लग रहा है, नहीं आपको तुरंत उदाहरण आ जानी चाहिए इसके। पर इतने दिन बात करने के बाद भी मैंने ये पाया 62 क्लास साइकी की कर ली, और इंप्रेशन तो कुछ बना नहीं उसका। 62 क्या क्या 6000 कर लो चाहे उसकी। इसलिए श्री अरविंद ने कहा डाउट ऐसा है कि चाहे 60 पेज लिख दूं मैं या 6000 पेज लिख दूं, तेरा डाउट तो जा नहीं सकता, क्योंकि पेजों पे थोड़ी निर्भर करता है। और जो व्यक्ति डाउट की रस के लिए ही डाउट करता, उसका तो कहना क्या। तो जब श्री अरविंद कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो कितने ही सत्र कर लो, कितने क्या कर लो, कुछ भी कर लो, चीज दूसरी है। अगर तमस प्रधान है तो क्या करेगा ये? मानसिक जड़ता, मंदता, विस्मृति, अध्ययन के प्रति अरुचि, वस्तुओं को समझने और उनके भेद को पहचानने की असमर्थता। इसलिए नहीं पहचानते हम वैल्यूज। हमारा सबसे तुरंत में इसका काम क्या होता है? वैल्यूज को ऊपर नीचे कर देना। तो ये इसकी संभावना नहीं है कि आप सही वैल्यूज कैरी कर रहे हों। अगर शरीर को थोड़ा सा, अगर शरीर के लिए एक इतनी सी चीज कर ली, भूल जाओ दूसरी चीज। इसलिए समझदार लोग थे वो, कि हम खाली केवल अंजलि भर खाना खा रहे हैं, केवल ये कर रहे हैं। बहुत समझदार प्रज्ञावान लोग थे वो। पर अगर विश्व की ये सारी पद्धतियां भी मिला दी जाएं, तो श्री अरविंद जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल निराली बात है। वो सारे लोग समझदार हो सकते हैं, पर जो उद्देश्य प्रकृति लेके चल रही है दिव्य जीवन का, उसकी वो कोई से बात नहीं कर रहे। इसलिए एक पर्सपेक्टिव में रखो यार चीजों को। वो लोग जो कह रहे हैं वो बहुत ठीक कह रहे हैं, जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक लोग हैं। पर श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? वो कोई ये नहीं कि और 50 लोग कह रहे हैं, श्री अरविंद भी एक बात कह रहे हैं, ये समझो। अगर उनको गुरु कहते हो तो ये बड़ी कृपा है हमारी, हम पे कृपा है ये। पर ये समझो तो सही कि वो कृपा वास्तव में है किस चीज में? रजस। तो ये तो हो गया ये। अब ये क्या क्या करेगा, ये तो डिटेल के अंदर देखने की बातें हैं। मानसिक जड़ता, इनमें से एक भी चीज है तो आपके कोई और दूसरे अपराध की आवश्यकता नहीं है। मंदता, विस्मृति, अध्ययन के प्रति अरुचि, सारे पाप ले आएगी, सारे अवगुण ले आएगी। वस्तुओं को समझने और उनके भेद को पहचानने की असमर्थता। इसलिए बिन सत्संग विवेक न होई, और बिन हरि कृपा वो नहीं मिले। रजस अनुशासनहीन क्रिया है जो भावावेग, आसक्ति, पूर्व धारणा, मानसिक पक्षपात, मिथ्या विचार, इसके द्वारा ज्ञान को आच्छादित कर देता है। सत्व है वो एक ज्योति है जो भीतर छिपे हुए ज्ञान को उद्घाटित करती, पर सत्व, प्योर सत्व कम मिलता है, क्योंकि क्रम विकास से हम आ रहे हैं। नीचे वाला भाग हमेशा ही लटका रहता है। इसलिए सब्जेक्टिवली आप इसको महसूस कर सकते हो, प्योरली ये होता नहीं। प्योरली कोई सा ही नहीं मिलता, क्योंकि आप मन, प्राण और शरीर तीनों को धारण किए हुए हो। प्योर सत्व नहीं मिलता शरीर में रहते हुए। तो इसलिए व्यक्ति समाधि अवस्था में, वो लोग समाधि से बाहर आना नहीं चाहते थे, क्योंकि कौन इस माथापच्ची के अंदर जाए, जड़ तत्व के अंदर। और अगर आपको ये सामने आदर्श ही नहीं हो दिव्य जीवन का, तो कौन करे माथापच्ची इससे, ये बताओ। तो श्री अरविंद का ये यही उद्देश्य है, यहां से पलायन करके भाग जाना। श्री अरविंद की सारी बातें बिल्कुल लॉजिकल तरीके से कंसिस्टेंट हैं, सुसंबद्ध है। कम से कम हमको ये कड़ियां जाननी चाहिए, दूसरों की बात नहीं है। और न दूसरों से आप इसको कंपेयर कर सकते, कहीं भी ये बात नहीं है। तो आपको बौद्धिक स्तर के ऊपर चीजों को कहां रखना है, कैसे क्या है, वो समझना चाहिए। अगर आप जीव का स्वाद अभी कर रहे हो, तो अभी आप जो ये सत्र सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो। आप तो जागो इस चीज के प्रति। साफ साफ कह दिया इसमें तमस क्या करता है, रजस क्या करता है, सत्व अपने आप में क्या करता है। तो सत्व जब जागृत होता है तो क्या करता है? वो भीतर छिपे हुए ज्ञान को उद्घाटित करता है, ऊपरी पृष्ठ पर मतलब सरफेस पे ले आता है, अवलोकन उसे जहां ग्रहण कर सके। ज्ञान तो सारा भीतर है, अवलोकन ग्रहण नहीं कर पा रहा। आप तुरंत, माँ का कोई भी है उसमें जवाब देने के लिए, इसके लिए जैसे मैंने कहा, आपसे मैं जवाब नहीं पूछ रहा, आपके सामने मैं समस्या पोज कर रहा हूं, वहां सारे ज्ञानी बैठे हैं। तुरंत कहते हैं बस माँ के लिए ओपन हो जाओ, ये करो, और करना कुछ नहीं।
कुछ भी नहीं, वो तो घोर जो बुर्जुआ का आदर्श अभी मैंने प्रैक्टिकल का और का बताया वही। तो अवलोकन उसे ग्रहण कर सके, स्मृति उसे अंकित कर सके, ये शिक्षा की बात चल रही है। ज्ञानात्मक शक्ति के संरचनात्मक संरचना संबंधी इस विचार ने तमस के निवारण, इसलिए शिक्षा क्या करनी चाहिए, तमस का निवारण कर दे एकदम। जो भोजन गड़बड़ कर रहा है हटाओ, जो आदत गड़बड़ कर रही है हटाओ, इसी को प्योरिटी बोलते हैं। आपका जो डीपेस्ट आपका उद्देश्य है, मां के प्रति आपका कमिटमेंट है, उसको लाओ। दोनों ही तरीके हैं, बुद्धि से करने की कोशिश करो इसको, बुद्धि एक सीमा तक कर पाएगी, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगी। पर आपकी सिंसियरिटी डिमांड करती है, जितना आपकी हेडलाइट है उतना तो आप यात्रा करो, फिर भीतर से मां की इसके अंदर पूरा का पूरा प्रकाश आ जाएगा। वो धीरे धीरे आपके और भागों में प्रवेश करेगा, और आगे तो आपके यज्ञ का आरोहण होगा, आपकी साधना का आरोहण होगा। पर स्वीकार करने से पहले आरोहण किसका होगा, स्वीकार तो करना पड़ेगा। ये स्वीकार आपको नहीं, मैं तो इसी के लिए हूं और मैं ये कर रहा हूं। तो देविका जी ने जैसे कल परसों पूछा था, इसका पता कैसे चले, अभी आप उत्तर दो ना हर चीज का, ये किसके संबंध से है, साधना से कर, साधना है या नहीं है, बस। तो तमस का निवारण, रजस का नियमन रेगुलेशन, सत्व का जागरण। शिक्षक जागरण को शिक्षक की मुख्य समस्या बना दिया विद्यार्थी को भीतर, और ये करते कैसे थे, एक पर्सपेक्टिव से। पर यह समस्या अभी भी मूलभूत जो समस्या बनी हुई है, श्री अरविंद जिसको सामने ला रहे हैं, वो अलग समस्या है इसी तरीके की। श्री अरविंद कुछ अलग बात कर रहे हैं। विद्यार्थी को भीतर से प्राप्त होने वाले ज्ञान के प्रकाश में के प्रति ग्रहणशील होने के लिए प्रशिक्षित करना होता था। रजस के संयमन का कार्य साधित किया जाता था कठोर नैतिक अनुशासन के द्वारा। पर स्त्री जो है उसको मातृवत, और नीचे पड़ा है कोई धन पड़ा है उसको लोष्टवत, मिट्टी है वो। इतना डीपली इनकलकेट किया जाता था ये सारी चीज को आपको। और अब तो ये कह रहे हैं ये नहीं करोगे तो आपकी कैसे चलेगी अर्थनीति, तो चलेगी नहीं। आप अगर जाके अमेजोन पे रोज भड़के तरीके से नहीं खरीदोगे तो व्यापार ठप हो जाएगा, जीडीपी नीचे चली जाएगी। तो मतलब आपको नैतिक अनुशासन नहीं, आपको छूट की आवश्यकता है, नहीं तो देश नहीं चलेगा। देश हित के लिए आपको क्रेविंग रखनी जरूरी है, आपको ये रखनी जरूरी है। ये सीरियसली बताया जा रहा है आपको। नैतिक अनुशासन नहीं, अब तो ये कह रहे हैं अनुशासन मत रखो। जिसके कोई, अरे यार अपनी बात छोड़ो, अपने खुद के शिक्षा केंद्र के अंदर जो माँ ने स्थापित किया, वहां यदि किसी के बॉयफ्रेंड नहीं है या उसके कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो कहते यार इसमें कोई कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, ये तो कुछ है नहीं इसमें, नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है। और एक प्रचलन में, ये कल्चर में आ गई, ये वहां जाके अगर देखो ये क्या हुआ है। यहाँ एक कठोर अनुशासन, नैतिक अनुशासन, जिसमें आपकी सारी चीजें कसावट में आ गई। भोजन वगैरह की बात नहीं कर रहे यहाँ, तो नैतिक अनुशासन, मुंह से एक गलत शब्द नहीं, फोन पे गलत बात नहीं, व्यापार हो कुछ भी हो। वैद्य अपनी गद्दी के ऊपर बैठ के देख रहा है ना, भैया मैं ये काम मैं तो नहीं कर सकता। अभी आपके छाती पे आता है क्या, माँ का नाम लेने के बावजूद भी आप जो जो कार्य कर रहे हैं उसका क्या क्या है, उसमें नैतिक अनुशासन के ऊपर उतार के देखो। जो एक ऐसी शांत सुस्पष्ट ग्रहणशील मानसिक स्थिति को प्रेरित करता है, जो कि बौद्धिक स्वेच्छाचारिता, अभी स्वेच्छाचारिता है। यही कल मैं काम और अर्थ के विषय में बात कर रहा था। कहाँ आध्यात्मिकता, बेसिक स्ट्रक्चर समझो। जब तक ये नहीं समझते तब तक आप केवल कहने के लिए आप कह रहे हो, कागजों में ही वो बातें अच्छी लगती है, लाइफ डिवाइन की है तो है नहीं कहीं। और अहंकार तथा तीव्र मनोयोगों के आवरण से मुक्त हो। आपके पास कोई ऐसा है लुक फॉरवर्ड टू कि बौद्धिक स्वेच्छाचारिता पे कस सके आपको। अभी तो केवल स्वेच्छाचारिता, और मेरे पास पैसा है, वेल अर्नड है, टैक्स पूरा किया है मैंने, मैं कर सकता हूं। नैतिक विधान तो आपके ऊपर समाज का कह देगा तू ऐसा काम नहीं कर सकता। पर विचार के बारे में आज तक मनुष्य जाति इस स्तर पे नहीं आई जो कह रही, वो तो कह रही अपना अपना विचार, इसका विचार है ये कर ले यार, इसमें क्या दिक्कत है। उसके पास पैसा है इसलिए वो खनन कर रहा है वहां के रिसोर्सेज का।
किसी सरकार ने उसको, भाई उस वो आया था इसमें बिड के अंदर, उसकी सबसे बड़ी उसने बोली लगाई, इसलिए वो कर सकता है। अब जो चाहे सो करे। तो इसलिए इस तरीके से यही था ब्रह्मचरी का वह सुविख्यात अनुशासन जो आर्य संस्कृति। तो इसलिए हमको क्या करने की आवश्यकता है, कसो इस तरीके से, ये तो सामने बता रहे हैं। ढीला छोड़ोगे तो क्या होगा। हालांकि जो श्री अरविंद बोल बात कर रहे हैं वो और फंडामेंटल है। यहां जो लाइफ डिवाइन में जहां से शुरू करिए वो ये भी नहीं, इससे और आगे की बात है। मैं तो पहले के पायदान बता रहा हूं। सुविख्यात अनुशासन जो आर्य संस्कृति और आर्य नैतिक मूल्यों का आधार था, और शिक्षा ग्रहण काल में जबकि शिष्य को मानव द्वारा पहले से ही अधिकृत की जा चुकी सुनिश्चित ज्ञान की राशि या समुचित विचार स्पष्ट किए और कंठस्थ कराए जाते थे, उस समय शिक्षक के प्रति कठोर मानसिक आज्ञानुकूलता अभी तो है नहीं। कैमरा लगाया जा रहा है क्लास में क्योंकि टीचर स्टूडेंट से सेफ नहीं है, स्टूडेंट टीचर से सेफ नहीं है। दोनों का आपस के अंदर अफेयर हो गया साहब, वो तो उन्होंने ही शादी कर ली, रोज का सा काम है ये। वही महाभारत के अंदर आप ये देखते हो, अर्जुन को ये कहा कि हम आपको ये उपहार स्वरूप करे, मेरे बेटी के रूप में देखा था मैंने इसको, तो मैं इसको कैसे स्वीकार कर सकता हूं। मैंने शिक्षा दी है इसको, अपने पुत्र के लिए मैं इसको स्वीकार करूंगा। यहां किसका पुत्र के लिए, यहां तो उम्र क्या लिहाज नहीं, कुछ नहीं। संगीत सीखने जाते हो, एक व्यक्ति आया उनको प्रपोज कर बैठता है जी अब। अरे यार ये क्या है। वो सिंसियर है इसलिए उसने प्रपोज कर दिया, नहीं तो खैर जो इस बहाने से जो हो रहा है सो हो रहा है। सारी इंडस्ट्री चाहे शिक्षा की हो, कहीं कुछ नहीं। मिथ्या विचारों के हस्तक्षेप को दूर करने का प्रयत्न किया जाता था, तमस के निवारण का कार्य साधित किया जाता था नैतिक पवित्रता के अनुशासन के द्वारा, जो शिष्य के मन प्राण शरीरात्मक तंत्र में तेजस और विद्युत अब नहीं है। इसलिए आप ये सोचते हो कि आपको कहां से आ जाएगी एस्पिरेशन, क्यों आ जाएगी भाई। पता तो है क्या होती क्या है, क्योंकि आपकी भावना में कोई चीज आई, पर वो तो आपके ही नजदीक है। कसौटी क्या है उसकी, मैंने महसूस किया, तो वही तो वहम हो रहा है। ये फिर बाद में ये कह रहे हैं कि धारक कोश इससे बनता था, ज्ञान को जागृत करने का कार्य इनसे किया जाता था। ये कुछ चीजें जो कल मैंने प्रश्न किया कि ये कैसे एंटर करेंगे, अब आपको एक बेटर, और मैंने कुछ मुद्दे दिए हैं क्लैरिटी के। फिर भी समस्या की, अब शरीर अगर एंटर करेगा प्राण में तो क्या कहेगा, प्राण मन में एंटर करेगा तो क्या कहेगा। भाई तीन भाग हैं। आप एक शरीर को इसको पकड़ा, शरीर इसमें एंटर किया प्राण में, शरीर एंटर किया मन में, या फिर शरीर और प्राण मन में, फिर इसको छोड़ दो। इसके उदाहरण देखो, प्राण प्राण यदि शरीर में आता है टूट भी रहा है तो कैसे उसके अंदर, उसके उदाहरण देख लो। माने युद्ध से जो लौट रहे थे उन लोगों को बताया शरीर एकदम उनका ट्रेंचेज में, क्योंकि उनको रिप्लेनिश करने के लिए दूसरी ट्रूप्स भेजी, तो वो वाली ट्रूप्स वापस आ रही थी। तो जिन नगरों से वो जिन गांवों से गुजर रही थी, वहां उन्होंने खड़े होकर सब ने क्लैपिंग करी। तो जो एकदम टूटे हुए लोग थे यो मार्च करके निकल गए, और उन्होंने कहा अब अगर वापस जाना पड़े तो हम वापस युद्ध के अंदर जाने के लिए तैयार हैं। उनको कौन सा कोई फूड सप्लीमेंट मिल गया, आपने कौन सा स्टेरॉइड दे दिया उनको। ये वाइटल है। वाइटल यदि शरीर के अंदर प्रवेश करेगी तो क्या क्या हो सकता है। वाइटल यदि मन में प्रवेश करेगी, जैसा कि मन में प्रवेश कर रही है, तो आपकी बुद्धि है क्रेविंग की बुद्धि बन जाती है, डिजायर की बुद्धि बन जाती है। बुद्धि यदि यदि हो, जो बहुत बड़ा यदि है, वो यदि शरीर में प्रवेश करे, प्राण में प्रवेश करे, जीवन में बहुत अच्छा सुखद अनुशासन आ जाता है। इसके इन तीनों के अपन उदाहरण चाह रहे थे, ये तो तीन यहीं रह गए। अब एक डीपर आपके कोई डायनेमिज्म एक्टिवेट हो गया, वो अब कामना तो है पर धीरे सी आके ये वाली बात भी इसके कान में कहेगा। तो इन तीनों के समीकरण में आपकी डीपर एस्पिरेशन यदि हो, वो समीकरण में क्या तालमेल लाएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि जो कितने सारे भाग हैं आपके, सटल माइंड, ये माइंड वो माइंड, वो तो जो है वो ये जानने के लिए, यही समस्या श्री अरविंद कह रहे हैं अब जड़ तत्व है। भाई जड़ तत्व, मैं एक उदाहरण देता हूं, ये अलग अलग तालमेल की क्या समस्या है। सपोज गुड़,
और उसका वर्णन, अब ये तो तालमेल बैठ ही नहीं सकता। शब्दों के माध्यम से कितना ही अच्छा काव्य आपने कह दिया हो, गुड़ तो अब मुंह में लेओगे, उसका स्वाद तो स्वाद है साहब, तालमेल कैसे बिठाओ इसका। इसलिए ये एक दूसरे की प्रकृति को नहीं जानते। प्राण है वो शरीर की प्रकृति को नहीं जानता, इसलिए इसको जीवित रखने के लिए कैसी कैसी भयंकर सारी चीजें करनी पड़ती है। जड़ तो जड़ ही है। अरे भाई एक पत्थर पड़ा है, पत्थर पत्थर है, जीवन जीवन है। अब तालमेल कैसे बिठाओ इसका, ये बड़ी भारी समस्या है ये। सारा प्रयास आज इसी के तालमेल का, जो नैतिक शिक्षा आप देते हो इसी के लिए तो कर रहे हो समाज में। जड़ अपने तरीके से वो हिलना नहीं चाहता, इसलिए कामना और भय, ये हमको एक सेंस आ जाए कि ये श्री अरविंद जिस ओर मुड़ रहे हैं, तो हम फिर आगे के सेंटेंसेस हमारे लिए सहज होने शुरू हो जाएंगे। तो ये हम अब आज का फिर इसमें कई पर्सपेक्टिव, जो बुर्जुआ का आदर्श है, व्यावहारिक व्यक्ति का आदर्श है, उसमें हम सारे उसको दोबारा आप देखना और अपने समय से उसको कंtemplate करना। ठीक है दीपक, इसलिए वो जो व्यावहारिक है, वो समस्या है, वो तो मतलब ये है नहीं। मैं श्री अरविंद की बात कितनी विशेष है उसको सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ पंडित जी। बाकी तो जो सो कॉल्ड आध्यात्मिकता या सुप्रामेंटल की भी बात कर रहे हैं, उन अरे भी बारीकी से देखो एक एक जीवन। अभी हम कॉन्शियस है ही नहीं अपने पार्ट्स के बारे में, समस्या ये है। ये उदाहरण कल आप तय करो, शरीर की ये रचना है, प्राण की ये है, इन्हीं के सामंजस्य की प्रकृति कोशिश कर रही है। अलग अलग संस्कृतियों ने अलग अलग भाग को सर्वोपरि करके, ग्रीक ने माइंड का एक एस्थेटिक्स है उसको सर्वोपरि रख के, एक ने दूसरे पार्ट को, या आप एक कोई संस्था करोगे उसको कैसे तालमेल बिठाओगे उसके बीच में। इसलिए नैतिकता के आधार पे तो कोई तालमेल बैठता नहीं, दंड विधान के आधार पे आप अच्छी से अच्छी संस्था का निर्माण करो तो भी उसका कॉन्स्टिट्यूशन पहले, ये कल को यदि ये नहीं हो तो इसके ऊपर ये अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। किसके लिए होगी? मन तो, माइंड के लिए तो आवश्यक है नहीं, इन भागों के लिए होगी। ये तालमेल है नहीं, ये तो कहीं भी नहीं है। तो इसलिए जो व्याख्यान कर रहा है, चाहे लाइफ डिवाइन का कर रहा है, उसकी लिखी किताबें तो कोई काम की है नहीं। क्यों, जब श्री अरविंद की समाधि के साथ अवमानना होती है तब तो कोई आता नहीं, साइन करने ही नहीं आते। तो इसलिए इन बातों से तो हमारा कोई तालमेल है नहीं। मैं एक समस्या को आपके सामने, देविका जी, अब मन प्राण शरीर की क्या क्या प्रकृति है, उनके तालमेल की क्या समस्याएं हैं, मैं क्या उदाहरण चाह रहा हूं आपको कॉन्शियस करने के लिए, इस माध्यम से ऑन रिकॉर्ड आए तो लोगों को कुछ 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 ये सेंस आए कि समस्या ज्यादा गंभीर है। ये स्लोगन से नहीं, हम तो दिमाग ही नहीं लगाते जी, हम तो केवल यही करते हैं, वो उन पे नहीं है ये बातें। समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। इसीलिए द मदर के अंदर रिजेक्शन, एस्पिरेशन, ये सामान्य बातें नहीं है। स्लीपलेस विजिलेंस, जब वो कहते हैं हम तैयार हैं क्या इसके लिए, जबकि हम तो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं हम तो चाहते ही यही हैं, तब। हाँ जी देविका जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉन्टेम्पलेट करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है ये। और ये हाँ किस जी, चीज की चल रही है? श्री अरविंद कह रहे हैं सारी समस्याएं तालमेल की समस्याएं हैं। इनको प्रकृति ये कोशिश कर रही है सामंजस्य अस्तित्व की, समस्त समस्याएं सारतः सामंजस्य की समस्याएं हैं। तो आप पूरे जगत की विशृंखलताएं हैं, इस दृष्टिकोण से कोशिश करो कि उसमें नैतिक भाग का क्या रोल है, माइंड का क्या रोल है, शरीर का क्या रोल है, किस तरीके से इसमें अगर आत्मा का प्रवेश किए बिना नहीं हो सकता। इसलिए मां श्री अरविंद कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल बात है, सैद्धांतिक बात नहीं है। यहां तक की कड़ियां आपको आ जानी चाहिए, श्री अरविंद की सारी फिलोसॉफी आपको लगनी चाहिए, ये तो बिल्कुल करने का काम है। किसी कारण से अगर आप ये प्लंज नहीं ले पा रहे तो आपको इस चीज की अपरिहार्यता या आवश्यकता नहीं महसूस हो रही, नहीं हो रही तो हम नहीं है यहां बस। नहीं तो केवल आवश्यकता नहीं, अरे भाई ये करना ही पड़ेगा। ये मैं इतने लंबे समय से इसलिए इसके ऊपर लगातार चर्चा कर रहा हूं
ठीक है देविका जी? हाँ जी, हाँ जी, आप इसके उदाहरण देखना प्रैक्टिकल हाँ जी, से, कि अगर शरीर प्रधान व्यक्ति का हो, वो आपकी एस्पिरेशन में एंटर करके वाइटल का क्या उसमें होगा, हम सारों से ले लेंगे, दीपक से लेंगे, दीपक सबसे पहले आपसे लेंगे कल, जो जो जितने जितने कॉन्शियस हैं सारों से अपने अपने अनुभव, इसमें शरीर प्रधान होगा कैसे, वाइटल प्रधान होगी कैसे, माइंड का इनपुट आएगा कैसे, और इसके अंदर माँ का कोई टच आएगा तो कैसे। ठीक है दीपक? ठीक है। हाँ। अनिल जी? हाँ ठीक है दीपक जी। आप समस्या तो समझ पा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल साहब, आपने जैसे रोज साधना की बात कर रहे हैं, तो साधना का मतलब क्या है? साधना तो पहले बॉडी जो है उस पे काम करना पड़ेगा, शरीर पे जो है सबसे पहले तो वही है ना, फिर आपका प्राण है। तो ये मतलब इनको साधना, साधना का मतलब मैं जो समझ रहा हूँ कि इनको साधना मतलब ये अपने कंट्रोल में रह सके। अपने कंट्रोल में रह नहीं सकते तो अब टॉर्च जो है माँ की लेके ही चल पाएंगे ना आगे। तो साधना बेसिक का चीज ये मतलब अगर हम बेटर और डिफाइन करें जी। तो ये है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं हाँ। आत्मा हूं, हम्म। और ये दूसरे भाग मेरे कपड़े हैं या फिर मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंट्स आपके उपयोग के होने चाहिए, पर इसलिए वो आप इंस्ट्रूमेंट वो अच्छा तो गवर्न होना कर रहे हैं चाहिए। आपको, है ये जी? उल्टा हो रहा है ना। है? मतलब वो गवर्न कर रहे हैं आपको, उल्टा ये हो हाँ रहा है ना। हाँ। पर तो इस वो आवश्यकता के प्रति यदि जागृत नहीं हो तो शरीर का परफेक्शन अपने आप में करो तो वो तो दो धारी तलवार है, शरीर अच्छा है नहीं, पर अहम की पूर्ति वो के लिए हो बात ठीक जाता है। है वो। अल्टीमेट तो आप जो कह रहे हो वो सही है, पर इनको डेली साधना तो पड़ेगा साहब। ये इतनी जिद्दी चीज है, मतलब इनको डेली कुछ ना कुछ इनके पे काम तो करना ही पड़ेगा अपने को। उसी लाइट में करोगे तो ज्यादा पावर होएगी, यस। आप अपनी शक्ति से करोगे तो पावर कम होएगी, हाँ बिल्कुल। वो अगर माँ की मतलब शक्ति से उनको, करोगे हाँ तो बिल्कुल। बेटर पावर होएगी। यस यस। डेली आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, आप भी करते हैं, सभी करते हैं। मतलब प्राणायाम करें, कोई एक्सरसाइज मिनिमम कुछ ना आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो ये मानता नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं मानता। सही। आप नहीं, पर जो प्राणायाम सिखा रहा है पूरे विश्व को और उनके रोग ठीक कर रहा है, उससे कोई आध्यात्मिक नहीं हो जाता ना, वो तो खाली ये- योग गुरु तक भले ही हो हाँ सकता नहीं, है। वो आपकी बात अल्टीमेट वो सही है, लेकिन फिर भी अपने को बेसिक इसको साधने के लिए, उधर चलने के लिए भी जरूरी भी है सर हाँ हाँ, ये नहीं तो। मैं थोड़ी मना हाँ कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ हाँ। ज्यादा कसावट आ जाएगी, यस। क्योंकि अभी तो थोड़ा बहुत करने से सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। हाँ तो हाँ। ऊपर से जब मैं तो बार रोज यही कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ नीचे से देखोगे तो आपको लगेगा बहुत प्रगति हो गई, ऊपर से हाँ देखोगे तो सारी विश्व की जितनी भी पद्धतियां हैं वो श्री अरविंद की बात ही नहीं। यही तो मैं बार बार इतने दिन से यही तो कह रहा हूं मैं। मतलब वो वहीं पर रुकना नहीं है, मतलब ये साध लिया शरीर को तो मतलब वहां रुकना नहीं है, अपने को आगे चढ़ना पड़ेगा, पर सीढ़ी जरूर आप है। पर चित्र अगर बनाने की कोशिश कर रहे हो, सामने सीन होगा तो ही तो चित्र बनाओगे, बनाओगे किसके आधार पे? हाँ बिल्कुल, गोल अपना अल्टीमेट तो वही होना चाहिए। हाँ, तो वो उसी के आधार पे ये करोगे तो प्योरिफिकेशन होगा, नहीं तो नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल। नहीं तो सारे लोग कर ही रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, हाँ और पर वो बहुत उसी सीरियसली स्तर तक करते है हैं। कि भाई बॉडी तक हो गया अपना, जो है जिम में जा रहे हैं या आइसोमेट्रिक ना ना, बना रहे बॉडी हैं, वो तक नहीं, ठीक है। बॉडी नहीं। हाँ वो उससे नहीं तो होगा। मैं तो कह रहा हूँ राजयोग भी कर रहे हैं, और जी। कुछ लोग ध्यान का योग कर रहे हैं, कुछ कौन सा योग कर रहे हैं, वो सारे योग श्री अरविंद ने यहाँ, मैंने यही कहा कि जब श्री अरविंद यहाँ बात कर रहे हैं उन्होंने सारे योग पद्धतियों को, सारी चिंतन धाराओं को समाहित कर लिया। हाँ उसके आगे एडवांस की बात करें, मतलब इनका जो है ना वो आगे वाला कोर्स है, पीएचडी वाला कोर्स है। अब वो पीएचडी तो खैर पता नहीं लेके जाए नहीं जाए, पर हाँ फंडामेंटली आपको ये समझना जरूर पड़ेगा कि ये, बिल्कुल। इसीलिए मैं बार बार क्या कह रहा हूं आपको, एक कॉशनरी तरीके से, कि आप इनसे कंपेयर करेंगे तो नहीं होगा, आपको नए तरीके से सोचना पड़ेगा। वो ये बिल्कुल कि यदि शरीर को लेके चलते हो यहां तक जाएगा, प्राण को लेके चलते हो यहां तक जाएगा, मन को लेके चलते हो यहां तक जाएगा। आत्मा का अपना तरीका है, जगाई मधाई यदि और प्योरिफिकेशन करते रहते तो किस लिए उनका काम होता? कोई एक थोड़ा ठीक ठाक संत भले ही बन जाता, नहीं क्या जगाई मधाई। बिल्कुल। ये बात है, ये तो डीपर आपके हाथ के अंदर कोई डायनेमिज्म होगा तो काम बनता है। दीपक जी? जी। हाँ जी। यहाँ समस्या का कारण बताया गया है, क्या सामंजस्य की समस्या है, विसंगति की समस्या है, तालमेल की समस्या है। तो अब क्या हम ये बोल सकते हैं कि शरीर प्राण मन के बीच
असामंजस्य की समस्या है, उनके बीच विसंगति की समस्या है, इनके बीच हाँ एकता तालमेल नहीं है। हाँ हाँ, तो ऐसी यदि बात है भैया, तो कल एक एक किताब का आपने जिक्र किया था, हम लोग के पास आपने भेजा भी है, पृथ्वी पर दिव्य जीवन का आविर्भाव, उसमें बहुत डिटेल से लिखा हुआ है, हाँ, उसे भी चलाया जा सकता है क्या? कितने चला सकते हैं अपन। मैं तो अब बहुत जब ज्यादा डिटूर कर रहा हूँ, वो तो मैं डिटूर कर ही रहा हूँ बहुत। शिक्षा के ऊपर भी मैंने आर्य शिक्षा पद्धति एक लगा तो अपन ने चलाया, इसीलिए दमोदर अपन ने लिया, उसी क्रम में दमोदर पकड़ा था अपन ने। अब जबकि हम लोग विसंगति में हम लोग पहुंच गए कि फंडामेंटल प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो इन चीजों पे फोकस, इनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, वहां पे डिटेल दिया हुआ है। क्या हुआ? हेलो, हाँ दीपक जी। उस पुस्तक में थोड़ा इन चीजों, 3 चीजों की ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, वहां डिटेल दी हुई थी, तो कुछ खूब पर्सपेक्टिव यहाँ मिल गया खूब है। डिटेल के अंदर है। यही मैंने कहा कि वहां सारे भाग श्री अरविंद के अलग 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 जगह से लेके सारे भागों का वहां बहुत सुंदर तरीके से वर्णन है। तो वो आप अपने स्तर के ऊपर देखिए, जहां जरूरी होगा वहां मैं जरूर इसको दूंगा। अदरवाइज तो क्या, लंबा अगर करते हैं तो वो पर्सपेक्टिव जिस जिस उसमें हम ले रहे हैं वो फिर वो चूक निकलेगा। लाइफ डिवाइन का ये कि विसंगति क्या है, समस्या क्या है फंडामेंटली। आपके बहुत सारे भाग हैं, आप बहुत छोटे चीज के बारे में ही कॉन्शियस हो, उसके अलावा इतने इतने हमारे भाग हैं। कोई अगर आपके केवल मन प्राण शरीर हो, इसमें ओकल्ट वाली प्रक्रिया थोड़ी सी आपकी चालू हो जाए तो क्या रहे। थोड़ा किसी के फैकल्टी एस्थेटिक्स की हो, किसी के संगीत की हो, तो समीकरण में क्या अंतर आएगा। ये तो जीवन को बारीकी से देखने से, और जितना लाइट बढ़ेगी उतना और बारीकी से देख सकोगे, और बारीकी से देख सकोगे और उदाहरण। इसलिए देविका जी कह रही है आप कैसे कह सकते हो, मैंने कहा आप भी कह लोगे अगर मेरी जगह होगे तो, इसमें क्या बात है। ये जीवन ही आपको कितनी कितनी बातें कहता है, कोई एक सामान्य बात थोड़ी कहता है, बहुत बातें कहता है। मैं कहां से लेके आता हूं उदाहरण, जबकि आप तो ज्यादा लोगों के बीच में रहते हो, मैं तो बहुत थोड़े लोगों के बीच में। और मेरा वर्क फील्ड तो जिस तरीके का है, ज्यादा समय तो मैं अपने साथ ही, लोगों के साथ बहुत कम। उदाहरण साइकोलॉजी से मिलते हैं, उदाहरण बाहर थोड़ी मिलते हैं। कोई बाहर भी अगर साइकोलॉजिकली अवेक हो तो उदाहरण आपको एक ही व्यक्ति में सारी चीजें मिल जाएगी। नहीं अवेक हो तो आपके सामने उदाहरण बैठे रहो, चाहे रजिस्टर नहीं करेंगे। ये विशेष बात है। ठीक है दीपक जी। आ, हम लोग को कम से कम मेरा तो ये स्थिति है कि खुद से हम पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है। और ये कहा, अभी जो पढ़े उसके अनुसार कहा जा सकता है कि तमसा छन्न है तो ज्ञान तो आवृत है अभी। तो आपके इतने दबाव डालने से ये भी ये नहीं रोका जाता, इसमें इतना प्रैक्टिकल पॉइंट है, हम तो निकल ही जाते। ये हाँ नहीं, दबाव ये तो डालने निकल ही से जाते हैं, बहुत। ये तो निकल ही जाते हैं सारे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ व्याख्यान जो जिन्होंने किताबें भी लिखी है वो कंपेयर करके देखो, तो इससे पता चलता है यार घोर अंधकार है, हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता। इससे गुरु के प्रति इतनी कृतज्ञता बढ़ जाती है मां श्री अरविंद के प्रति कि उनका जो कर दें सो कम है। अगर यहां तक ट्रांसलेट नहीं करता तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। गुरु के प्रति ये भाव कि आपने हमको बचा लिया, ये कृतज्ञता कि मैं अपने जीवन का क्या कर दूं आपके लिए, और इसमें कोई सेक्रीफाइस नहीं हो सकता, ये तो परम आनंद है अगर उनके लिए कुछ कर पाए तो। ये भाव ही आपको साधना के अंदर प्रवेश करवा सकता है, और साधना में प्रवेश करोगे ये और प्रखर हो उठेगा। ये जीवन भी आपका इंतजार कर रहा है, और वर्तमान जीवन की निस्सारता आपको धीरे धीरे पता लगी रही है। रविकांत जी, जी। नहीं, कुछ नहीं कहना है सर, वो साधना वाली बात है, साधना करनी पड़ेगी, साधक होना पड़ेगा। साधना से ही सब चीजें जो विसंगति हैं ये दूर होंगी। शब्या जी। उदाहरण अपने अंदर से ही मिल रहा है भैया। हम हमारा अभी
पहले ही नहीं समझते थे कि मन में प्राण घुसता है, प्राण में मन घुसता है तो हमारी कैसे स्थिति बदलती है। लेकिन अब स्पष्ट दिख रहा है कि हमको रोक रहा है तो फोन। जैसे आज ही एक उदाहरण आप पढ़े कि हमको मन और प्राण दोनों मिलके रोकता है, नहीं तमस रोकता है हमको पढ़ाई से भी। पढ़ने में समान है लेकिन अरुचि है, तो वो तमस और मन में दोनों, शरीर और मन दोनों उसमें समाहित होता है, तभी वो रोकता है। कई बार इस चीज को हम सोचते थे कि आके निकालते हैं, रखते हैं, फिर रख देते हैं, तो ऐसा काहे होता है। लेकिन आज उसका जवाब मिला आपके चीज से। तो उदाहरण सब हमको अपने अंदर से मिल रहा है, और हम किस मानसिक स्थिति में अभी हमारे अंदर कौन ज्यादा एक्टिव है उसको। ये कल पढ़ रहे थे 9 पार्ट्स ऑफ माइंड, तो उसमें ये सब चीज का वर्णन था कि फिजिकल, मेंटल और वाइटल माइंड, प्योर मेंटल, प्योर फिजिकल, प्योर वाइटल, या किसमें पढ़ रहे थे आप? वाइटल। ये किसमें पढ़ रहे थे? 9 पार्ट्स ऑफ माइंड सावित्री का क्लास पर रहा था, उसमें पटेल, जो दिलीप पटेल थे, वो बतला रहे थे। अभी हम लोग अंतरलोक के में प्रवेश जो है सावित्री का, उस पर चल रहा, तो उसमें वो चीज आया, और उदाहरण उसमें कहाँ इमोशन है, कहाँ ये है। और आपका क्लास सब हमको दोनों लग रहा है कि हम एक ही चीज को दोनों तरह से खोल रहे हैं। तो सावित्री में भी उस चीज को खोला जा रहा है, यहाँ भी आप उसी चीज को खोल रहे हो। तो हमको तो अपने अंदर ही उदाहरण मिल रहा है, अपनी अवस्था से ही उदाहरण मिल रहा है। ठीक अभी है, हम आपको बहुत स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस तरह से हम उदाहरण का लिस्ट बना के आपके सामने रखेंगे, हाँ और तब आपसे कि हम कहाँ पर सही हैं, कहाँ पर गलत हैं। हाँ ताकि आपका जो अनुभव है वो अलग है और हम लोग का एकदम अलग है, तो इसलिए ये सब चीज हम लोग को मिल रहा है, ये बहुत भाग्य से मिल रहा है। ठीक है। 9 बजे दामोदर की है, जो आप जुड़ सकें वो जुड़ सकते हैं। यहाँ आज विराम जो देंगे। देखो 9 बजे जो और शाम को उड़ीसा वालों की भी क्लास है 7 से 8। मदर का क्लास आप डेली 9 बजे से लेते हैं कि डेली, हफ्ता में एक दिन लेते हैं? सैटरडे संडे। सैटरडे और संडे, संडे का किया जाता। सैटरडे का हम लोग का जो साप्ताहिक, सप्ताह भर में क्या हुआ उसका